ओके, तो पोटेंशियल एनर्जी हम लोगों ने पढ़ा था। तो पोटेंशियल एनर्जी कैसे एनर्जी होती है जो कि आपका क्या करता है, चेंज द कॉन्फ़िगरेशन, किसी ऑब्जेक्ट की कॉन्फ़िगरेशन को बदल देता है, उसको क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी द एनर्जी इन विच चेंज द कॉन्फ़िगरेशन, शेप, साइजेस किसी भी ऑब्जेक्ट की बदल देता है। अब पोटेंशियल एनर्जी के रिलेटेड हमने एक फॉर्मूला भी ड्राइव करा था। अगर ग्रेविटी के बेसिस पे अगर देखें, किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर किसी हाइट तक लेके जाएं और तब उसको छोड़ें, तो उसके पास क्या आ जाता है, एक एनर्जी आ जाता है, दैट इज स्टोर्ड एनर्जी। तो उसको स्टोर एनर्जी को हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। और उसका फॉर्मूला भी हम लोगों ने बताया था। कितना आया था पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला? पोटेंशियल एनर्जी को यू से डिनोट करते हैं, एंड यू इज इक्वल टू एम जी एच। जी क्या होता है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। डन? यहां तक आप लोग का डन है। अब देखिए, जब यहां तक डन 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 डन, तो आप देखिए इसमें जो पोटेंशियल एनर्जी है वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है। पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स ऑन, पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स ऑन, नंबर पहला, फर्स्ट किस पे डिपेंड कर रहा है? मास पे। मास, अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास जो ज्यादा होगा तो उसका पोटेंशियल एनर्जी भी उतना ज्यादा होगा। कैसे? अगर आप देखिए बहुत बड़ा अलमीरा है और उसको अंदर बहुत सारा मटेरियल आपने रखा हुआ है, अगर आप उसको खिसकाएंगे तो आपको उसको खिसकाने में क्या लगेगा, बहुत ज्यादा एनर्जी लगाना पड़ेगा। तो इसका क्यों? कि उसका मास बहुत ज्यादा है। वहीं अगर मैं छोटे से मार्कर की बात करूं तो इसको छोटा बच्चा भी इधर से उधर कैरी कर सकता है, क्योंकि इसका मास क्या है, कम है। तो मास जितना कम होगा उसका पोटेंशियल एनर्जी भी कम होगा, और मास जितना ज्यादा होगा उसका पोटेंशियल एनर्जी भी उतना ही ज्यादा होगा। तो मास पे भी डिपेंड करता है, और मास क्या होता है? एम। सेकेंड, किस पे डिपेंड कर रहा है? जी पे। जी क्या होता है? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वैसे फिक्स्ड होती है, लेकिन आपने देखा है इक्वेटर्स पे और पोल्स पे इनकी जी की वैल्यू घटती और बढ़ती भी है। इक्वेटर में जैसे जी का वैल्यू क्या होता है, कम हो जाता है, और जब पोल के पास जाता है तो जी का वैल्यू ज्यादा हो जाता है। ठीक है, तो डिपेंड्स ऑन जी। एंड थर्ड वन किस पे डिपेंड कर रहा है? फॉर्मूले में ही देखिए ना, मास पे, जी पे, और थर्ड हाइट पे, हाइट एच। अब देखिए, अगर मैं सिर्फ इतनी हाइट से छोड़ता हूं किसी चीज को, छोटी सी कम हाइट से, तो क्या होगा, उसका पोटेंशियल एनर्जी उतना ही कम रहेगा, क्योंकि हाइट मतलब 1 मीटर, 2 मीटर। अगर मैंने 50 मीटर या किस पे, बुर्ज खलीफा पे से छोड़ा किसी ऑब्जेक्ट को, तो उसका पोटेंशियल एनर्जी उतना ही ज्यादा होगा, क्योंकि वो हाइट कितना है उसका, बढ़ चुका है। तो हाइट इंक्रीज होगा तो पोटेंशियल एनर्जी भी इंक्रीज होगा। तो हाइट भी आपका थर्ड फैक्टर है, पोटेंशियल एनर्जी जिस पर डिपेंड करती है। डन? ओके। अब देखिए, पोटेंशियल एनर्जी की बेसिस पे हम किसी बॉडी का शेप भी चेंज करते हैं, और साथ साथ जैसे पोटेंशियल एनर्जी किसी ऑब्जेक्ट को मिलता भी है, तो अगर आप किसी हथौड़े से किसी नुकीली चीज को, अगर किसी ऑब्जेक्ट को यहाँ पे वो करें, प्रेशर लगाएं, तो वो ऑब्जेक्ट क्या होगा, वहां पे धीरे 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 गड्ढा कर देता है। तो गड्ढा करने के लिए वहां पर आप क्या कह सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गया है, किसी फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। अब इस ऑब्जेक्ट के पास जैसे आपने एनर्जी दी, तो एनर्जी देने के बाद इसने यहाँ पर इसका शेप बदल दिया, तो शेप बदलने के लिए यहाँ पर इसके पास कौन सी एनर्जी रही होगी, पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी एक तरह से एक स्टोर्ड एनर्जी भी होता है। ऐसा एनर्जी होता है स्टोर्ड एनर्जी, स्टोर्ड एनर्जी की टर्म्स में भी होता है। ठीक है, कीलों को आप ठोकते हैं, तो हथौड़े से जैसे मारा आपने, तो हैमर से जैसे उस नेल पे लगाते हैं, तो वो नेल अंदर की तरफ धंस जाती है, उस ऑब्जेक्ट उस सरफेस में धंस जाता है, तो उसको क्या बोलेंगे, वो भी पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक, एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम इसमें बना सकते हैं। इफ यू अप्लाई 1 जूल ऑफ एनर्जी, न्यूमेरिकल, if you apply if you apply 1 joule of energy, 1 जूल ऑफ एनर्जी किस पे, एनर्जी टू लिफ्ट अ बुक, टू लिफ्ट अ बुक, कितना, कुछ हाइट तक उसको लिफ्ट करते हैं, और लिफ्ट का बुक कितना, 0.5 किलोग्राम का है। लिफ्ट अ बुक 0.5 ग्राम। हाउ,
हाई विल इट राइज? हाउ हाइट इट विल राइज? आप एनर्जी कितना दे रहे हैं? 1 जूल का, और उसका मास कितना है? 0.5 किलोग्राम का। तो कितना हाइट तक उसको लेके जाएंगे? कैसे कैलकुलेट करेंगे? इस फॉर्मूले से। फॉर्मूला अब यूज करेंगे, सॉल्यूशन U इज इक्वल टू एम जी एच। यहां पे आपको निकालना क्या है? हाउ हाइट इट विल राइज। तो हाइट निकालना है, तो हाइट के टर्म्स में इस फॉर्मूले को लिख सकते हैं। हाइट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? U अपॉन एम जी। जो m और g है मल्टीप्लाई में, वो अपॉन डिवाइड में चले जाएंगे। और पोटेंशियल एनर्जी कितना है? 1। 1 जूल है ना, 1 जूल का एनर्जी उसके पास, और मास कितना है? 0.5। और हाइट, जी का वैल्यू 9.8 आप रख सकते हैं, या 10 भी रख सकते हैं। तो ठीक है, अब 9.8 यूज कीजिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आ जाएगा? पॉइंट से पॉइंट ऊपर चले जाएंगे दोनों, 2 जीरो ऊपर लग जाएंगे, और 5 से कट जाएगा, कितना? 5 2 20 और 98। तो हाइट कितना आ रहा है? डेसीमीटर में मेरे को कैलकुलेट करके बताइए, हाइट कितना है? जल्दी करिए, नोट कीजिए, बतावट बनाइए, कितना हाइट आ रहा है बताइए। तो रहने दीजिए, देखिए कितना आ रहा है हाइट। अप्रोक्सीमेट 10 भी मान सकते हैं, बट आप इसको सॉल्व करके बताइए मुझे कितना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मैन थ्रो अ मास ऑफ 2 kg, मास ऑफ मास ऑफ 2 kg कितना है? बता देना आप लोग कैलकुलेट करके। आप लोग भी मुझे कमेंट करके कैलकुलेट करके इसका मास, हाइट निकाल करके बता दीजिए। 2 kg वर्टिकली अपवर्ड्स, vertically upward with a velocity of 20 meter per second. Velocity of 20 meter per second. ठीक है? What is the potential energy of the mass? What is the potential energy of the mass after 1 second? After 1 second. What is the potential energy of the mass after 1 second? क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट भी है, और सीबीएसई में भी आया हुआ है, और आपको इसमें बोला भी है क्वेश्चन में कि टेक स्मॉल g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जी का वैल्यू इस बार 10 लेना है, और पहले वाले में भी आप 10 रख सकते हैं। अगर आपका क्वेश्चन में थोड़ा इजी बनाना है तो 10 रख सकते हैं। तो 10 रख के कितना आ रहा है ना? सही है, 0.5 और इंटू 10, और तब फिर यहाँ पे जीरो नहीं आएगा, है ना? 10 से का तो 0.2, ठीक है, 0.2। नेक्स्ट बताइए कैलकुलेट करके कितना आ रहा है? ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। सबसे पहले तो आप यहाँ पे देखिए, मास है मीटर पर सेकेंड, ये वर्टिकल अपवर्ड विद वेलोसिटी मीटर 20 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से उसको ऊपर फेंका जा रहा है। ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे मान लो कोई भी है, और इसको किस वेलोसिटी से? u, 20 मीटर पर सेकंड कौन सा वेलोसिटी होगा? इनिशियल वेलोसिटी। और यहाँ तक इसको फेंक रहे, किसी भी हाइट तक फेंक रहे हैं, और हाइट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन है आपको? नहीं। और सपोज उस यहाँ तक पहुंच चुके हैं, तो जब इस वेलोसिटी से जा रहा है ऊपर की तरफ, और कितना टाइम बोल रहे हैं? आफ्टर 1 सेकेंड। तो टाइम भी आपको गिवन है, टाइम कितना सेकेंड है? वेलोसिटी आपको पता हो, टाइम भी पता हो, और जब ऑब्जेक्ट ग्रेविटी के अपोजिट जाती है तो एक्सेलरेशन कितना हो जाता है? -g, और g का वैल्यू बोला है 10, तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा? -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
एक्सेलरेशन पता हो, वेलोसिटी पता हो, टाइम पता हो, तो आप कौन से क्वेश्चन से हाइट कैलकुलेट कर सकते हो? सेकंड वाली क्वेश्चन से। देखो, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में आपके पास क्या है? S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। लेकिन फर्स्ट इक्वेशन में क्या है? V इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो फाइनल वेलोसिटी के तो आपके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन ही नहीं है, इसलिए। और यहां से इस S को बोलेंगे ये डिस्टेंस, हाइट, u 20, टाइम 1 प्लस 1/2, एक्सेलेरेशन -10 और 1 का स्क्वायर। कैलकुलेट कीजिए, हाइट 20 माइनस 5, और 20 में से 5 गया तो 15 मीटर। हाइट पता चल गया। जब आपको हाइट कैलकुलेट कर देना है, कर चुके हो, तो यहां पे रखिए, कितना आ जाएगा पोटेंशियल एनर्जी? यस, पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा U इक्वल टू एम जी एच 2 इंटू और 300 जूल। पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा? 300 जूल। ओके, समझ में आया? इक्वेशन आप लिखिए, अपने घर के लिए लिखिए। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 12 kg an object of mass 12 kg is at certain height above ground certain height above the ground certain height above the ground stop if the potential energy of an object is 480 joule, joule joule find the height at which the object at which find the height at which the object is with respect to the ground, at which the object is with respect to ग्राउंड। हाइट कैलकुलेट करना है आपको, ठीक। नेक्स्ट इक्वेशन और लिखिए, और इसमें जी का वैल्यू आपको 10 मीटर पर सेकेंड ही ठीक करना है, ठीक। चलिए, अब चलो इतना रहने दीजिए, इन क्वेश्चन को करके लाना आप लोग। नेक्स्ट एक कॉन्सेप्ट और है जिसको हम समझेंगे, काइनेटिक एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी में कितने पार्ट बताए थे? 2, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। अब बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी का ही दूसरा पार्ट है काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? देखिए, यस, सब लोग और आप लोग भी इसे कमेंट करके मेरे को बताएंगे इसका आंसर, ठीक। अब ध्यान दीजिए, काइनेटिक एनर्जी ऐसी एनर्जी जब किसी बॉडी को हम एक प्लेस से दूसरे प्लेस में लेके जाएंगे, तो उसमें क्या हो जाएगा, उसकी पोजीशन में, उसके वेलोसिटी में, वो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में कुछ ना कुछ चेंजेस आ जाएंगे। अगर पहले सपोज उसका वेलोसिटी कितना रहा होगा, 10 मीटर पर सेकेंड, लेकिन थोड़ा देर डिस्टेंस पे जाने के बाद उसका वेलोसिटी बढ़ गया या कम हो गया, तो उसकी स्पीड में जो कम और ज्यादा इंक्रीज या इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट जो हो रहा है, चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी जो हो रहा है, चेंज ऑफ एनर्जी जो हो रहा है, वो काइनेटिक एनर्जी। और वो एनर्जी जो कि उस ऑब्जेक्ट को मोशन में लाने के लिए जरूरत या रिक्वायर्ड हो। कौन सी एनर्जी बोला? किसी ऑब्जेक्ट को रेस्ट से मोशन में लाने के लिए जो एनर्जी चाहिए, वो कैसी एनर्जी है? काइनेटिक। तो काइनेटिक का नाम ही यही है, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू मोशन, क्या?
द एनर्जी रिक्वायर्ड टू मोशन, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू मोशन। तो एनर्जी जो मोशन को लाने के लिए, मोशन बनाने के लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी है, दैट इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी को हम किससे डिनोट करते हैं? की। किससे डिनोट करते हैं? की से डिनोट करते हैं। और की जो काइनेटिक एनर्जी वो हाफ mv² के बराबर होता है। इसका जनरल फॉर्मूला है काइनेटिक एनर्जी का। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी किसी बॉडी का रेस्ट में कितना होता है? इसके कुछ पॉइंट। एट रेस्ट, तो रेस्ट में क्या होगा? वेलोसिटी जीरो होगा, और जब वेलोसिटी जीरो होगा तो काइनेटिक एनर्जी भी कितना जाएगा? जीरो। तो एट रेस्ट काइनेटिक एनर्जी कितना रहेगा? जीरो। और अगर उसके पास कुछ वेलोसिटी है तब उसका काइनेटिक एनर्जी हाफ kv² रहेगा। तो रेस्ट के लिए भी कभी कभी पूछ लेता है कि एट रेस्ट किसका काइनेटिक एनर्जी कितना होगा किसी ऑब्जेक्ट का, तो रेस्ट में कितना होगा? जीरो। तो काइनेटिक एनर्जी उसका जीरो रहेगा। इसके फॉर्मूले को हम लोग डिराइव करते हैं। तो आपके पास 9th में डेरिवेशन भी है, तो डेरिवेशन किसका? डेरिवेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। कैसे हम इसके काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले को ड्राइव करेंगे, बड़े ध्यान से देखिए, क्योंकि पहली बार आप लोग शायद डेरिवेशन से फैमिलियर हो रहे होंगे, और आने वाले टाइम में फिजिक्स में इतने डेरिवेशंस होते हैं कि पूछो मत। हर फॉर्मूले को हम लोग क्या करते हैं? जनरेट करते हैं, ड्राइव करते हैं किसी नॉन फॉर्मूले से। अब आपके नॉन फॉर्मूले में सबसे पहले बता देता हूँ, आप एक फॉर्मूला जानते हैं, कौन सा? v² - u² इज इक्वल टू 2as। पता है आपको? कौन सी क्वेश्चन है ये? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में आप क्या कर दीजिए, 1/2 और mv², 1/2 mu², और यहां से इसके साथ भी 1/2 इंटू 2as, इनका मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, क्या बन जाएगा? और m भी 1/2 इंटू m, और यहाँ पे 2as तो था ही। क्या करा मैंने? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लिया, ठीक है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में हम क्या लिख सकते हैं? v² - u² इक्वल टू 2as, हाफ m का डिवाइड कर दिया बोथ साइड। क्या कर रहे हैं यहाँ पे? मल्टीप्लाई एंड डिवाइडिंग। मल्टीप्लाइंग कर सकते हैं, मल्टीप्लाइंग 1/2 m इन बोथ साइड। समझ गए? 1/2 m का इधर भी, इधर भी, इधर भी, और इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया। इससे क्या मिला मेरे को? एक कंक्लूजन देखिए, 1/2 से 2 कैंसिल, 1/2 mv² - 1/2 mu²। अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो उसका इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा? जीरो। तो हमारे पास आ जाएगा 1/2 mv²। फॉर्मूला तो जनरेट हो गया, लेकिन ये फॉर्मूला अभी क्या है? मास इंटू एक्सेलरेशन। क्या होता है मास इंटू एक्सेलरेशन? फोर्स। m इंटू ए क्या होता है? फोर्स। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और ये क्या है? हाफ mv²। अब आप ध्यान दीजिए, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? वर्क। तो यह हो जाएगा वर्क इज इक्वल टू 1/2 के m v², और यही जो वर्क है वो उस ऑब्जेक्ट के अंदर किसके टर्म में कन्वर्ट हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी। क्योंकि हमने कहा कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट को यहां से यहां तक हम किसी प्लेस तक लेके जाएंगे तो उनकी वेलोसिटी में चेंज होगा, लेकिन वेलोसिटी में चेंज होने के साथ साथ क्या होगा? उसके अंदर काम होगा, कुछ वर्क होगा। जो वर्क उसको मोशन में ला रहा है, तो वो लेके आने वाला वर्क जो है, यही वर्क, दिस वर्क कन्वर्ट इनटू काइनेटिक एनर्जी। दिस वर्क कन्वर्ट टू काइनेटिक एनर्जी। और जब काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा तो हम इसे लिख सकते हैं K इज इक्वल टू 1/2 mv²। काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अब देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट टर्म्स हमारे पास कहां कहां आते हैं। ये जो काइनेटिक एनर्जी है, ये सिर्फ छोटे से छोटे ऑब्जेक्ट के अंदर नहीं रहता है, ये छोटे से बड़ी हैवी ऑब्जेक्ट में भी
हम लोग इसका यूज करते हैं, साथ साथ यूनिवर्स में भी इसका यूज करते हैं, और पार्टिकल्स के लिए भी, इलेक्ट्रॉन्स के लिए भी, प्रोटॉन्स के लिए भी हम इसका यूज करते हैं। देखो कैसे, ये जो फॉर्मूला बना, अगर मैं इसको मास का इंटू ऊपर नीचे कर दूं, तो पहले लिख लेता हूं काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम। क्या किसी को मोमेंटम याद है? क्या बताया था मोमेंटम? मोमेंटम होता है अगर कोई ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को कुछ वेलोसिटी मिल जाए, जैसे कि विराट कोहली है, और विराट कोहली शॉट मारना है, तो एक बॉल का मास होगा और मास उसके पास पहुंचेगा, तो मास उसके पास पहुंचने के बाद किसी वेलोसिटी से जाएगा, तो विराट कोहली उसको हिट करेगा, तो उसका क्या चेंज होगा? लेकिन मास वही रहेगा ना, तो मास इनटू वेलोसिटी जो चेंज हुआ है दैट इज कॉल्ड मोमेंटम। तो बॉलर का फेंकने का जो मोमेंटम होगा और उसके बाद हिट करने के बाद जो मोमेंटम होगा उसमें चेंजेस आते हैं, तो वो मोमेंटम है। यस, तो मोमेंटम होता है आपका P इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। अब इस फॉर्मूले में देखिए, इसमें मास भी है, वेलोसिटी भी है, तो इस काइनेटिक एनर्जी को मैं किस में कन्वर्ट कर सकता हूं? मोमेंटम के टर्म्स में कन्वर्ट कर सकता हूं, लेकिन कैसे? P इज इक्वल टू 1/2 mv², अभी हमने प्रूव करा, इसमें mm का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई की थी। देखो ऐसे करना पड़ता है, तो यहां से क्या हो जाएगा? 1/2 m इंटू एम, m² v² अपॉन m, और एम वी के ऊपर स्क्वायर स्क्वायर है, तो इनके दोनों के खोपड़े के ऊपर एम वी स्क्वायर है, तो इसको लिख सकते हैं एम वी का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2m। और एम वी क्या होता है? P। तो आ गया आपके पास रिजल्ट कि K इज इक्वल टू P² बाई 2m। अब समझे? मैंने कहा कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 50 किलोग्राम, और एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 10 किलोग्राम। बताइए, अगर इन दोनों का मोमेंटम सेम है, P दोनों के लिए सेम है, तो किसका काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा और किसका काइनेटिक एनर्जी कम होगा? कैसे करा आपने? क्योंकि आपने देखा कि P इज शुड बी कांस्टेंट। ये क्या है? इसके डिफरेंट केसेस हैं। केस नंबर 1, अगर m1 ज्यादा हो और m2 कम हो, तो हम क्या कह सकते हैं? अगर कांस्टेंट है P, मतलब P नहीं बदल रहा है, P क्या है? दोनों का सेम है, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ K1 हो जाएगा क्या? लेस देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकेंड। क्यों? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/m। देखो 2 कांस्टेंट होगा, 2 तो फिक्स कोई कांस्टेंट नंबर है, और P को मैंने बोला कांस्टेंट है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? 1/m। जिसका मास ज्यादा उसका काइनेटिक एनर्जी कम। अब सोचो, एक बहुत बड़ा ट्रक है या बहुत बड़ा मास है, अगर आप उसको फेंकोगे, थ्रो करोगे, तो क्या होगा? वो बहुत धीरे जाएगा। और इतनी छोटी सी गोली है और आपने बहुत तेजी से उसको या उसी रफ्तार से फेंका, लेकिन उसका स्पीड क्या होगा? उसका काइनेटिक एनर्जी बहुत तेज होगा और वो ज्यादा दूर भी जाएगा। आप समझे? अरे फील आया? जो बोले चमका तो चमका। तो काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करता है? अगर कांस्टेंट है 1/मास पे, मास बढ़ेगा, मास इंक्रीज, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज। If any object having a mass 50 kg and another object having a mass 10 kg, so which one having a large kinetic energy? Lower ki higher? Higher। हाँ, lower mass having a high kinetic energy। जो lower mass होगा उसका क्या होगा? ज्यादा kinetic energy होगा। Understand पाटला जी? Okay। जब हो जाएगा वीडियो खत्म हो जाएगा।